बच्चों अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस देख लेते हैं जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी मिलते हैं। पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आइसो जो प्रीफिक्स है ना, इसका मतलब ही होता है समथिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल का मतलब हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट। दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि उस प्रोसेस में हीट फ्लो जीरो है। इट इम्प्लाइज कि डेल्टा क्यू उस प्रोसेस में क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक में जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल में देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा यू जीरो होगा। डेल्टा यू क्यों जीरो होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। तीसरा प्रोसेस है आइसोबेरिक। आइसो मतलब कुछ कांस्टेंट होगा, बेरिक मतलब प्रेशर। तो आइसोबेरिक का मतलब हो गया कि प्रेशर कांस्टेंट होगा। और चौथा प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब हुआ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? डेल्टा वी जीरो हो गया। और अगर डेल्टा वी जीरो हो गया तो ऑब्वियसली वर्क डन उस प्रोसेस में क्या होगा? उस प्रोसेस में ऑब्वियसली वर्क डन जीरो हो गया, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम बाउंड्री जीरो है। तो डेल्टा वी जीरो है, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इन दैट प्रोसेस जीरो है। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस, ये क्या होगा? हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन होता है इंटीग्रल पी डी वी फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी आई टू फाइनल वॉल्यूम वी एफ। और प्रोसेस आइसोथर्मल है और आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। गैस इस लॉ को तो फॉलो करेगा ही। किस लॉ को? PV इज इक्वल टू nRT बिकॉज इट इज एन आइडियल गैस। तो आप प्रेशर को टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं। और ध्यान रखिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो हम लोग इस P को nRT बाई V लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा nRT बाई V। अब ये जो nRT है ना, ये तीनों कांस्टेंट है। N तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T हो गया टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल। ध्यान रखना ये आइडियल गैस में हम लोग टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, एब्सोल्यूट स्केल में। सेंटीग्रेड वगैरह भूल जाओ। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो nRT तीनों कांस्टेंट है। इसको आप चाहें तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। dB बाई V का इंटीग्रल होता है ln V। तो इसको जब इंटीग्रेट करिएगा तो आपको वर्क डन मिल जाएगा nRT ln V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। बहुत सिंपल रिजल्ट है, हर किसी को ये याद भी हो जाता है। याद नहीं भी हो तो एक स्टेप में इसका डेरिवेशन है। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस, ये होता है। उसी तरह वर्क डन इन एन आइसोबेरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी वी इनिशियल टू वी फाइनल। अब आइसोबेरिक में हम लोग जानते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको आप इंटीग्रल के बाहर निकाल दो तो वर्क डन हो जाएगा P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस तो जीरो है क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही जीरो है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग अगले टॉपिक में जब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेज वो स्टडी करेंगे तो वहां हम लोग डिराइव करेंगे कि वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। अब हम लोग पीवी डायग्राम पे एक आइसोथर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। आइसोथर्मल क्या होता है? वैसा लाइन जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो होता है PV इज इक्वल टू nRT। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब PV कांस्टेंट होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर एन आइसोथर्मल लाइन। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब वो लाइन एक PV डायग्राम में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। कुछ इस तरह का बनेगा ना, क्योंकि PV की वैल्यू कांस्टेंट है आइसोथर्मल केस के लिए। तो हम लोग आइसोथर्मल लाइंस बना दें तो ऐसा लाइन बनेगा। देखो इस तरह का लाइन बनता जाएगा। अब डिफरेंट लाइंस के लिए टेम्परेचर अलग अलग होगा। मान लो ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है। तो ऑब्वियसली आप ये भी कह सकते हैं कि T1 विल बी लेस देन T2 एंड T2 विल बी लेस देन T3। यानी कि जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जा रहे हैं ना, देखो आप इधर जा रहे हो तो टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल लाइंस इंक्रीज कर रहा है। रेड वाले सारे लाइंस क्या है? सारे लाइंस आइसोथर्मल है। इन लाइंस पे हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो ये आइसोथर्मल लाइन है तो हर जगह टेम्परेचर T1 के बराबर है। यहाँ पे हर जगह टेम्परेचर T2 के बराबर है। तो इस लाइन की पहचान क्या है? इस लाइन की पहचान ये है कि डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो ऑन दिस लाइन। ये जो लाइन है इस लाइन पे डेल्टा T की वैल्यू जीरो होगी।
अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू भी जीरो होगा। तो आइसोथर्मल लाइन पे आप इस लाइन के अलोंग मूव कर जाइए, ऊपर नीचे कुछ भी भरतनाट्यम करिए, एक पर्टिकुलर आइसोथर्मल लाइन पे आप ऊपर नीचे कहीं भी मूवमेंट करिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, डेल्टा यू इस लाइन पे जीरो होगा। उसी तरह आप इस लाइन पे ऊपर नीचे कहीं भी मूव करिए, डेल्टा यू जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आइसोथर्मल लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गया। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया। और ये तीनों आइसोथर्मल लाइन में आप ये ध्यान देना कि T1 विल बी लेस देन T2 विल बी लेस देन T3, यानी कि जैसे जैसे आइसोथर्मल लाइंस ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट मूव करती जाएंगी ना, उन आइसोथर्मल लाइंस का टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। क्योंकि आप ओरिजिन से दूर जा रहे हैं ना, आप देखो PV इक्वल टू nRT होता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा PV प्रोडक्ट वो बढ़ता जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ P इंटू V इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वो वाला जो लाइन है ना वो ओरिजिन से दूर जा रहा है। लाइंस जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट आप ये भी ध्यान में रखना कि कोई भी दो आइसोथर्मल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू आइसोथर्मल लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। इसको आप चाहो तो लिख लो, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप सुन रहे हो तो मेरी बात को जरूर लिख लो। टू आइसोथर्मल लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। आइसोथर्मल लाइन बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह से आप लोग ज्योग्राफी में कॉन्टूर लाइंस या मैप रीडिंग में कॉन्टूर लाइंस देखते होंगे ना, तो कॉन्टूर लाइंस आपको हाइट दिखाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोग आगे देखेंगे तो हमें इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज या इक्विपोटेंशियल लाइंस मिलेंगी, तो वहां भी मैं बताऊंगा कि इक्विपोटेंशियल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। उसी तरह कॉन्टूर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्टूर लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का हाइट दिखा रहा है। तो अगर आप जिद पे उतर आते हैं कि नहीं एक कॉन्टूर लाइन ऐसे और दूसरा कॉन्टूर लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉन्टूर लाइन सपोज 100 मीटर का है, ये वाला कॉन्टूर लाइन 200 मीटर का है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका हाइट 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए कॉन्टूर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। उसी तरह आप ये भी ध्यान रखिए कि दो आइसोथर्मल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो अगर कोई आइसोथर्मल लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उस पॉइंट का दो टेम्परेचर पॉसिबल है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। इक्विलिब्रियम में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का एक यूनिक टेम्परेचर होता है। तो ये रेड वाला लाइन बोल रहा है कि इस ब्लैक पॉइंट का टेम्परेचर है T3, आपने ज़बरदस्ती एक दूसरा आइसोथर्मल यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा दिया, इसका टेम्परेचर मान लो T4 है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो अलबला जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मेरा टेम्परेचर T3 है कि T4 है। तो इसीलिए दो आइसोथर्मल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया आइसोथर्मल लाइंस की कहानी। अब हम लोग थोड़ा सा एडियाबैटिक प्रोसेसेस के बारे में देखते हैं कि उनका लाइन पीवी डायग्राम में कैसा दिखता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि एडियाबैटिक प्रोसेसेस को हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे अचीव करेंगे। सिंपल सा फंडा है, एक्सपेरिमेंटली एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर अचीव्ड ईदर बाई सीलिंग द सिस्टम ऑफ फ्रॉम इट्स सराउंडिंग विथ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर आप उस सिस्टम को, मान लीजिए कि ये सिस्टम है, आप इसको सील कर देते हैं किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से, तो इंसुलेटिंग मटेरियल की पहचान क्या होती है? पहचान होती है कि ये हीट फ्लो को जीरो कर देता है, डेल्टा क्यू जीरो हो गया। तो जैसे ही डेल्टा क्यू जीरो हो गया आपका काम हो गया, आपने एडियाबैटिक प्रोसेस अचीव कर लिया। तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस को अचीव करने का पहला तरीका तो ये है कि आप सिस्टम को इंसुलेटिंग मटेरियल से सील ऑफ कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप उस प्रोसेस को बहुत ही जल्दी से करिए, यू परफॉर्म दैट प्रोसेस क्विकली। तो क्विकली करने से होता यह है कि हीट फ्लो हो नहीं पाता है, बिकॉज द फ्लो ऑफ हीट इज समवॉट स्लो। हीट का फ्लो धीरे धीरे होता है। हीट का फ्लो या तो कंडक्शन के थ्रू या कन्वेक्शन के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू होता है, तो वो बहुत ही फास्ट तरीके से नहीं होता है, धीरे धीरे से होता है। तो अगर आपने प्रोसेस जल्दी से कर दिया है तो फ्लो ऑफ हीट तो धीरे धीरे हो रहा है। तो एनी प्रोसेस कैन बी मेड प्रैक्टिकली एडियाबैटिक इफ इट इज परफॉर्म्ड क्विकली इनफ। अगर आप किसी प्रोसेस को बहुत जल्दी से करते हैं, झटके से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? उस प्रोसेस में डेल्टा क्यू नेग्लिजिबल होगा या ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हीट फ्लो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आपने किसी प्रोसेस को जल्दी से कर लिया, झटके से कर लिया, तो हीट फ्लो तो हुआ नहीं। हीट फ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब वो प्रोसेस एडियाबैटिक हो गया। तो
तो प्रोसेस को एडियाबैटिक बनाने का दो तरीका है, या तो आप इंसुलेटिंग मटेरियल से सिस्टम को इंसुलेट कर दो, कवर अप कर दो, या आप उस प्रोसेस को बहुत जल्दी से करो। जैसा कि आप लोगों ने लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव वाले चैप्टर में देखा होगा, वहाँ जो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो उस प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र डेल्टा क्यू ज़ीरो हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है। इसलिए वहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना स्पीड, उसमें देखिएगा गामा पी बाई रो यूज़ करते हैं, वेयर गामा इज़ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ द गैस। तो वहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है। इनफैक्ट यही तो था लैपलेस का करेक्शन, न्यूटन ने तो इसको आइसोथर्मल मान लिया था। न्यूटन ने जब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिराइव किया था तो इस प्रोसेस को आइसोथर्मल माना था, और उस प्रोसेस के कारण जो स्पीड ऑफ साउंड आता था वो उतना सही नहीं था। तो उस प्रोसेस को जब आप एडियाबैटिक एज्यूम करते हैं, यानी कि हीट फ्लो को ज़ीरो मानते हैं, तो जो साउंड का फॉर्मूला आता है वो ज़्यादा सही होता है, वो रियल वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होता है। तो साउंड वेव में जो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शंस बनते हैं वो जल्दी जल्दी बनते हैं, इतनी जल्दी जल्दी बनते हैं कि उसमें हीट फ्लो हो नहीं पाता है, डेल्टा क्यू ज़ीरो होता है। तो इसलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो प्रोसेस भी एडियाबैटिक है। तो ये तो हो गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे अचीव किया जाए। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस को आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों टाइप के हो सकते हैं, या तो वो रिवर्सिबल होंगे या वो इररिवर्सिबल भी हो सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना कि एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों टाइप के हो सकते हैं। इनफैक्ट हर तरह के प्रोसेस दोनों हो ही सकते हैं ना, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इररिवर्सिबल भी हो सकते हैं। अब हम लोग इस डायग्राम में एक एडियाबैटिक प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि किसी गैस का एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। मान लीजिए कि कोई गैस जो है वो यहाँ पे है, उसका इनिशियल स्टेट ये है, और आपने इसको एडियाबैटिक तरीके से कॉम्प्रेस कर दिया। कॉम्प्रेस कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वी जो है वो लेस देन ज़ीरो हो गया, ठीक है। और कॉम्प्रेस कर रहे हैं इसका मतलब डेल्टा वर्क ये भी लेस देन ज़ीरो होगा, क्योंकि आप सिस्टम को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट उस सिस्टम को दबा रहा है। आप बाहर से फोर्स लगा करके वर्क डन कर रहे हैं। तो जो साइन कन्वेंशन है ना हमारा, उस साइन कन्वेंशन के अनुसार क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन की बात कर रहे हैं, और ये एडियाबैटिक है तो ऑब्वियसली डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू तो ज़ीरो होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एडियाबैटिक का डेफिनेशन ही होता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये होता है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही देख रहे हैं। अगर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है तो देखो इस लॉ का यूज करके आप क्या कह सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू तो जीरो है, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है, तो माइनस डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब डेल्टा यू विल बी ग्रेटर देन जीरो। किस केस में, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में। यानी कि अगर आप किसी गैस को एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि अगर इंटरनल एनर्जी को बढ़ना है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मान लो कि इनिशियली गैस यहाँ पे है, इनिशियल स्टेट ये है, आई ये है, इसका टेम्परेचर बढ़ना है, तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ से कोई आइसोथर्मल पास कर रहा होगा, उतना ही टेम्परेचर होगा इस इनिशियल स्टेट का। अब गैस का एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये गैस किस आइसोथर्मल लाइन पे पहुंच जाएगा, मान लेते हैं कि इस वाले आइसोथर्मल लाइन पे पहुंच जाएगा, किसी हायर टेम्परेचर वाले आइसोथर्मल लाइन पे पहुंचेगा ना, क्योंकि गैस देखो इनिशियली यहाँ पर है, अब इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो गैस जो है वो इस इक्विलिब्रियम स्टेट से फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा जहां पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मान लो उसका फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T3 है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ से चलो भाई ऐसे 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 इंटरसेक्ट कर गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक एडियाबैटिक लाइन। तो देखो ये एडियाबैटिक लाइन हमने बना दिया, कैसे बनाया, इनिशियल स्टेट I ये है, फाइनल स्टेट F ये हो गया।
तो अब आप यहाँ से ये भी देख रहे हैं कि किसी भी एडियाबैटिक लाइन का उसके करस्पॉन्डिंग जो आइसोथर्मल लाइन होता है ना, उससे वो ज़्यादा स्टीप होता है। दोनों कर्व देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, क्योंकि दोनों का स्लोप नेगेटिव होता है। अगले चैप्टर में हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू दोनों के स्लोप का फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको फिजिक्स के तरीके से समझा रहा हूँ कि जो एडियाबैटिक लाइन है वो एक आइसोथर्मल लाइन से ज़्यादा स्टीप क्यों होता है। इस चीज़ को आप मैथमेटिकली 1 मिनट में यूजिंग कैलकुलस डेरिवेटिव का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को मैथमेटिकली समझने से पहले फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ज़रूर समझो। एडियाबैटिक लाइन देखो इस आइसोथर्मल लाइन से स्टीप क्यों हुआ, क्योंकि सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसका अगर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हुआ, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इस रास्ते आप जा रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी कि ये हायर टेम्परेचर वाले आइसोथर्मल को इंटरसेक्ट किया। तो देखो इस पॉइंट से एक आइसोथर्मल भी पास कर रहा है और एक एडियाबैटिक लाइन भी पास कर रहा है। स्लोप किसका ज़्यादा स्टीप है? एडियाबैटिक का देखो स्लोप ज़्यादा स्टीप है। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे एक रेड कलर का आइसोथर्मल लाइन निकल रहा है और एक ब्लू कलर का एडियाबैटिक लाइन निकल रहा है। स्लोप किसका ज़्यादा स्टीप है? कौन ज़्यादा स्टीप है? ऑब्वियसली ये एडियाबैटिक ज़्यादा स्टीप है। तो हमने प्रूव कर दिया कि एडियाबैटिक लाइन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टीप होते हैं, और ध्यान रखना दोनों का स्लोप नेगेटिव ही है। तो ये तो हमने प्रूव किया यूजिंग द मेथड कि एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होगा तो सिस्टम का प्रोसेस का पाथ क्या होगा। सेम चीज को आप रिवर्स करके भी समझा सकते हैं। मान लो गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो एडियाबैटिक है तो ऑब्वियसली डेल्टा क्यू क्या होगा? 0 होगा। एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, होना ही है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये होता है ना। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि डेल्टा यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा क्यू 0 है तो ये 0 हो गया, माइनस डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा यू लेस देन 0 होगा। किस केस में? एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में। तो अगर कोई गैस इनिशियल स्टेट आई यहाँ पर है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसको मान लेते हैं इनिशियल स्टेट एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। तो इनिशियल स्टेट आई यहाँ पर है, यहाँ से आप गैस को एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहे हैं, तो गैस जो है वो इस रास्ते, इस प्रोसेस, इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। ये वाला अब फाइनल स्टेट हो जाएगा, क्योंकि अभी आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने में आप इस ब्लू वाले लाइन के अलॉन्ग मूव करेंगे। पाथ ऑफ द प्रोसेस ये ब्लू वाला लाइन हो जाएगा। किस केस में? जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो। और अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो आप रेड वाले लाइन के अलॉन्ग मूव करेंगे। तो देखो ब्लू वाला लाइन क्या दिखा रहा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रेड वाला लाइन क्या दिखा रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। स्लोप किसका ज़्यादा स्टीप है? देखो एडियाबैटिक वाला ऑब्वियसली ज़्यादा स्टीप है। तो ये सिंपल सा फंडा है कि जो एडियाबैटिक लाइंस होते हैं ना किसी एक पॉइंट पे, वो ज़्यादा स्टीप होते हैं एज कंपेयर टू आइसोथर्मल लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो ये तो हमने एडियाबैटिक लाइन के अलॉन्ग वर्क डन एंड डेल्टा यू क्या होगा वो बता दिया। अगर आप आइसोथर्मल लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो वर्क डन और हीट फ्लो क्या होगा? बहुत सिंपल है। आइसोथर्मल लाइन के अलॉन्ग भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखिए तो क्या होगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये होगा। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है ना, हर जगह एप्लीकेबल होता है। अभी हम लोग एक आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं तो डेल्टा यू क्या होगा? ऑब्वियसली आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है। ध्यान रखना डेल्टा टी 0 है तो ऑब्वियसली आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि जितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, उतना होगा हीट फ्लो, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि मान लीजिए कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम में आप जितना हीट फ्लो कर रहे हैं ना, अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट डाल रहे हैं तो सारा का सारा हीट फ्लो जो है वो वर्क डन में खर्च हो जा रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू या चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी वो 0 है। यानी कि मान लीजिए कि आपको पेरेंट्स ने पॉकेट मनी भेजा 1000 रुपीज़, आपने पूरा का पूरा 1000 रुपीज़ कहीं खर्च कर दिया, तो आपकी इंटरनल सेविंग तो कुछ नहीं बढ़ी। एग्जैक्टली वही होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में कि जितना हीट उसको बाहर से मिला, क्यू जूल्स ऑफ हीट मिला उसको बाहर से, उसने सारा का सारा हीट जो है वो वर्क डन में खर्च कर दिया। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली डेल्टा यू 0 हो जाएगा। डेल्टा यू 0 होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा टी 0 होगा। किस केस में? इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा क्यू इज
इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होगा। अब हम लोग एस.सी. वर्मा जी के बुक के कुछ प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स और कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेज उसको स्टडी करेंगे।